हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटर एकेडमी। और आज हम इम्पोर्टेंट चैप्टर की चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट में 2 से 4 क्वेश्चन फिक्स है ना, मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। और IIT जेईई में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। 11th की बात करें, चूंकि 11th क्लास का चैप्टर है तो उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। और इस चैप्टर में जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा ठीक है। फर्स्ट जो हम करेंगे बच्चों वो इंट्रोडक्शन रहेगा। सेकेंड वन आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म्स यूज्ड in this chapter. थर्ड में बात करेंगे बच्चों ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसके लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशन। फोर्थ जो रहेगा हमारा एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट रहेगा, एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट। और इसके अंदर हम आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस तीनों का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फिफ्थ है जो एसिड बेस्ड हो गया, उसके बाद पीएच स्केल। सिक्स टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा रिलेशन बिटवीन पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू। सेवेंथ कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। उसके बाद हमारा होगा बच्चों बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन के बाद हम बात करेंगे बच्चों सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको आप KSP कहते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्ट एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और बफर सॉल्यूशन यहां से आते हैं। और कई बार क्वेश्चन इससे, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग यहां से, और ज्यादातर IIT और नीट में क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था जो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक, अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आज तो हम शायद ऑस्टवाल्ड तक बात कर पाए। ठीक है, क्योंकि ये डिमांडिंग चैप्टर है। कुछ बच्चों ने और कुछ पेरेंट्स ने बोला था कि आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा दो, तो इसलिए मैं इसको आज डिस्कस कर रहा हूं।
ठीक है, चलिए आते हैं इंट्रोडक्शन में। हम सबसे पहले बात करेंगे जो डेफिनेशन की। आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो नाम से थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा है। आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब कुछ तो आयंस के साथ इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करता है, बनाता है। तो बच्चों ये होता क्या है, जनरली देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 100% डिसोसिएट नहीं होते बच्चों, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, कुछ परसेंट डिसोसिएट होते हैं, बाकी वैसे ही रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम ये ले रहे हैं, ये एसिटिक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब आप इसको आयोनाइज कराएंगे बच्चों तो ये बनता है CH3CO- और H+। ठीक, तो ये आयन्स हो गए बच्चों और ये हो गए मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो ये अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, कुछ तो आयोनाइज्ड हो जाएंगे, कुछ बच जाएंगे। तो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयोनाइज्ड आयंस के बीच जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। द इक्विलिब्रियम established between unionized molecules and ionized ion in the solution of weak electrolyte is known as ionic equilibrium। ठीक है बच्चों, the equilibrium established between unionized molecule and ionized ions in the solution of weak electrolytes is known as ionic equilibrium। ठीक है, जैसे और भी कुछ एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेकिन हमेशा वीक ही होना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाते हैं बच्चों। जैसे NH4OH है तो ये क्या बनेगा, NH4+ और OH-। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। क्लियर है, तो देखिए बच्चों ये कुछ पार्ट तो डिसोसिएट हो गए, कुछ पार्ट अनडिसोसिएटेड है, तो दोनों के बीच क्या ऑब्टेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। और इसी को हम क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों सेकेंड आर्टिकल जो मैंने बताया था आपको, बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स जो बार बार यूज होंगे, जैसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स। कई बच्चों को आता होगा, कई बच्चों को नहीं आता होगा, और अच्छी बात है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट में क्या पास कराते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। ठीक है, द सब्सटेंस which conduct electricity in aqueous solution and molten state is known as इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जनरली एसिड बेस ऑन सॉल्ट्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेस पे इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप्स के होते हैं। हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ degree of dissociation
इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है बच्चों, कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और सेकेंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में 100% आयोनाइज हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो पार्शियली आयोनाइज और डिसोसिएट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, तो पहला हम चर्चा करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, डेफिनेशन लिखते हैं। those electrolytes which completely ionized or dissociates in aqueous solution or molten state is known as strong electrolytes. एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे आप। स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, HNO3, HCl एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, RbOH एक्सेट्रा। और सॉल्ट तो आपको पता ही है, NaCl, KCl, सभी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात किए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं। हम एक कर लिया डिस्कस, दूसरी अब थोड़ा सा हम रब कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं ताकि नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर सके। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो बच्चों ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, इट इज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ठीक है, सो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो लेस देन 1 या लेस देन 100% होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो 100% या 1 के बराबर होता है। जो डेफिनेशन की बात करें तो दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which partially ionized in aqueous solution
is known as weak electrolytes. For weak electrolytes, degree of dissociation को अल्फा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज लेस देन 1 और 100%, अल्फा लेस देन 100% और 1, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। और फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अल्फा जो होता है बच्चों 100% या 1 के बराबर होता है, मतलब ये 100% डिसोसिएट हो जाता है, ये लेस देन 100% डिसोसिएट होता है। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल तो इसमें हो जाएंगे आपके वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे वीक एसिड की बात करें हम तो CH3COOH, H2S, H2CO3 एक्सेट्रा। और वीक बेस की बात करें अगर हम तो वीक बेस में आ जाएगा NH4OH, AlOH होल थ्राइस, ठीक है, MgOH होल थ्राइस एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, क्योंकि सॉल्ट जितने भी होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में चर्चा किए, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, एक टर्म्स आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अब हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ठीक है, तो बच्चों केमिकल रिएक्शन के दौरान या बोले तो एक सॉल्यूशन में जितने इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट हो जाते हैं और जितने अनडिसोसिएट रहते हैं, दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या दूसरी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, द अमाउंट ऑफ electrolytes are dissociated or ionized are called degree of dissociation। और के लिए दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं आप, दूसरा डेफिनेशन, इट इज रेशियो ऑफ आयोनाइज्ड आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस भी ले सकते हैं आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन। इस डेफिनेशन को कैसे भी लिख सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन
एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर डिसोसिएशन। क्लियर है? ये हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। बट बात करते हैं हम कि ये जो अल्फा है वो किन किन चीजों से इफेक्ट होता है। आई मीन कि अगर हम एक और सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कब ये बढ़ेगा, कब डिसोसिएशन कम हो जाएगा, कब डिसोसिएशन ज्यादा होगा, उसकी चर्चा करते हैं। दैट इज कॉल्ड फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा। हम यहाँ पे 4 फैक्टर डिस्कस करेंगे। पहला जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। अगर हम बच्चों बात करें कि अगर जो सॉल्यूशन है उसमें आप 2-4 लीटर पानी और डाल दें, ठीक है, तो क्या हो, पानी को मिलाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसमें आप जैसे ही वाटर डिसॉल्व करेंगे, वाटर और ऐड करेंगे, तो जितने आपका सॉल्यूट है या इलेक्ट्रोलाइट्स है वो और क्या हो गए, डिसॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो अगर डिसोसिएशन आई मीन यदि डाइल्यूशन बढ़ता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है चाशनी, ठीक है बच्चों। चाशनी में जितना पानी आप डालेंगे उतना ही चीनी और डिसॉल्व कर सकते हैं, घुला सकते हैं। अदरवाइज आप एक लिमिटेड अमाउंट ही रखिए पानी का, 1 लीटर वाटर, और आप उसमें 3-4 केजी चीनी डालिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो घुलना बंद हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पानी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो एडिशन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन। क्लियर है? तो यदि डाइल्यूशन बढ़ता है, इफ डाइल्यूशन इज इंक्रीजेज, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। अगर डाइल्यूशन बढ़ता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। सेकेंड फैक्टर बात करते हैं बच्चों, सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी चर्चा करते हैं। तो अगर मित्रों टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे या सॉल्यूट्स होंगे वो थर्मल एनर्जी को गेन करेंगे और मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उसके एनर्जी काइनेटिक, थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो यूज करेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगा तो उसका मूवमेंट फास्ट होगा, मूवमेंट फास्ट होगा तो डिसोसिएशन भी ज्यादा होगा। तो यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो दोनों क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइन किसके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, ठीक। थर्ड फैक्टर है बच्चों, दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। थर्ड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बच्चों यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, यदि इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए अल्फा क्या होगा, 100% होगा। यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, वीक, तो उसके लिए अल्फा क्या होता है बच्चों, लेस देन 100%, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो अल्फा क्या होगा, 100%। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो अल्फा क्या होगा, लेस देन 100%। क्लियर? फोर्थ और लास्ट फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों सॉल्वेंट पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसॉल्व करा सकता है। तो मान लीजिए सॉल्वेंट को हम कैसे चेक करेंगे कि कौन, किसकी डिसॉल्विंग पावर ज्यादा है, किसकी डिसॉल्विंग पावर कम है, तो वो हम चेक करते हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। तो हर सॉल्वेंट का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसको
डिसॉल्व करने की कैपेसिटी उतना ही ज्यादा होती है। तो एक तरफ हम लिखेंगे सॉल्वेंट और दूसरी साइड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको म्यू द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है जो, तो एक सबसे पहले लेते हैं हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर जिसको बोलते हैं, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बच्चों वो होता है 82। उसके बाद आता है D2O, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 79 होता है। उसके बाद आता है C6H6, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 2.5 होता है। और सबसे लास्ट में बच्चों दैट इज कॉल्ड CCl4 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो बेस्ट सॉल्वेंट कौन सा हो सकता है बच्चों? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ये जो बेंजीन है ये आपका कैसा है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो बेस्ट सॉल्वेंट यदि वाटर में आप डिजॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स तो ज्यादा डिजॉल्व होगा एज कंपेयर टू दूसरे सॉल्वेंट। क्लियर है बात? तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है उसकी चर्चा की। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, अब भाई हम बात करेंगे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। ठीक है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो होता है वो सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड होता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। तो बचा क्या आपका? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये कितने पार्ट्स डिसोसिएट हुए, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, कितना नहीं हुआ डिसोसिएट, कितना बचा हुआ है, वो कौन डिफाइन करता है? ऑस्टवाल्ड करता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। ठीक है बच्चों, तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से सुनिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन। ठीक है, चलिए इधर देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at constant temperature degree of dissociation of weak electrolytes is directly proportional to square root of its dilution. So यदि डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होगा। अभी मैंने पहले फैक्टर में बात करा था। So if dilution is increases
degree of dissociation, I mean alpha is also increases. ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, वी क्या बच्चों, डाइल्यूशन है। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड केवी, देन अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर केवी। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। देन जो वॉल्यूम जो होता है बच्चों, ये जो डाइल्यूशन, वो यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन, सी फॉर कंसंट्रेशन। सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज अल्फा इज इक्वल टू, हम v के जगह क्या रखते हैं, 1/c, देन हो जाएगा k/c। देखते हैं कि करके, वेयर अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, k इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट, v डाइल्यूशन, c फॉर कंसंट्रेशन। अब देखिए बच्चों, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कंसंट्रेशन क्या होता है सर। डाइल्यूशन का मैंने चर्चा कर लिया। ये जो कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होता है, हर एसिड के लिए अलग अलग होगा। डाइल्यूशन समझ लिए हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ लिए, अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। तो देखिए मित्रों, कंसंट्रेशन क्या होता है, लेट ये 1 लीटर क्या है बच्चों, हम सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें जितना सॉल्यूट आप डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में या 1 लीटर सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व करते हैं, वो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया कि यदि आप 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डालते हैं, 100 ग्राम शुगर, ठीक है, तो ये शुगर जितना उस पानी को मीठा करेगा, वो इस पानी का क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। क्लियर है, आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक, तो ये आपका ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, आई थिंक क्लियर होगा। देखिए ध्यान से, इस पे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं आपके 11th क्लास में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। आपसे 3 चीजें पूछा जा सकता है, 2 चीजें दे देगा और 1 चीज हमेशा पूछेगा। ठीक है बच्चों, के क्या वैल्यू दे देगा, कंसंट्रेशन दे देगा और अल्फा पूछ लेगा। ठीक, अल्फा दे देगा, कंसंट्रेशन दे देगा, के की वैल्यू पूछ लेगा, के दे दिया, अल्फा दे दिया, कंसंट्रेशन पूछ लेगा। ठीक है, तो ऐसे 2 वैल्यू देखिए, 1 वैल्यू पूछ लेगा आपसे हमेशा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन की। अब थोड़ा सा देख ले, और क्योंकि इसमें कभी कभी क्या है, H+ का कंसंट्रेशन OH- का कंसंट्रेशन भी पूछ लेता है, तो H चलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जब H+ कंसंट्रेशन पूछेगा तो हम क्या, कंसंट्रेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, हम C की चर्चा कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन हमेशा मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन के टर्म में आता है। ठीक है, जनरली हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, CH3COOH, PO2। अब हमसे पूछेगा कि H+ का भी कंसंट्रेशन बताइए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, लेट सपोज मान लेते हैं हम कि ये जो एसिटिक एसिड हमारा है, इसकी कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, 2m है, m फॉर मोलरिटी। ठीक, तो इनिशियली एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, 2m। इसका मतलब ये बच्चों कि ये अभी डिसोसिएट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0, और ये भी क्या, 0। बट एट इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करें बच्चों, तो इक्विलिब्रियम तभी ऑब्टेन होगा ना जब ये डिसोसिएट होगा। तो इसका कुछ पार्ट क्या होगा बच्चों, डिसोसिएट हो जाएगा। तो लेट सपोज कि अल्फा क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, ये भी अल्फा। तो
तो इधर कितना बचेगा 2 माइनस अल्फा। क्लियर है? अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितना डिसोसिएट हुआ। ठीक, तो बच्चों अब जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, यहां से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे बात होगी नहीं? अगर स्ट्रांग होता तो यहाँ पे सी अल्फा ऐसा हो जाता। तो जब भी आपको निकालना पड़े डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो तो निकाल ही लेंगे आप फॉर्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू के बाई सी। और यहां से H प्लस कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सी अल्फा। ठीक है बच्चों, 1 माइनस अल्फा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया बच्चों। ठीक है, समझ में नहीं है? ठीक, जो कंसंट्रेशन होगा ना उसे क्या कर देना, अपने को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सी अल्फा क्या हो गया आपका H प्लस आई। वैसे ही इस 3CO माइनस आई निकालना पड़े तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, फर्स्ट वर्ड डायल्यूशन लॉ पे। पहले इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं, फिर एप्लीकेशन में अपन क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ ऑस्टवार्ड डायल्यूशन लॉ। 11th क्लास के पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं कि ऑस्टवार्ड डायल्यूशन लॉ के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो पहले तो ये आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अल्फा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, लेस देन 100% होता है। सो दिस लॉ इज only valid या applied for weak electrolytes because its degree of dissociation is less than 1 or less than 100%. ठीक है, it is not valid for, it is not applied for strong electrolytes because degree of dissociation of strong electrolytes is 100%. I mean alpha is equal to 100%. ठीक है, तो जहां पे बच्चों अल्फा 100% है उसके लिए आपको ऑस्टवार्ड डायल्यूशन लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और जहां पे अल्फा 100% से कम है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो हम ऑस्टवार्ड डायल्यूशन लॉ की हेल्प से बता सकते हैं कि कितने परसेंट डिसोसिएट हो गया, कितने परसेंट बचा हुआ है। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन जो हम लेंगे जो एप्लीकेशन के अंदर लेंगे, लिमिटेशंस होंगे। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑस्टवार्ड डायल्यूशन लॉ, एप्लीकेशन ऑफ ऑस्टवार्ड डायल्यूशन लॉ, ODL। ठीक, तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है बच्चों, इसके हेल्प से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपको अल्फा की वैल्यू, आपने अल्फा का फॉर्मूला देखा। टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बच्चों हम ये तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब सॉल्यूशन में हमें क्या क्या गिवन हो, इफ Ka
and C is given। मतलब यदि कंसंट्रेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पता हो तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन and concentration of H plus ion in 0.2 m acetic acid solution given Ka is equal to 1.8 10 to the power minus 15। ठीक है मित्रों, बहुत ही इजी है। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। मैंने दोनों का फॉर्मूला बता दिया है। गिवन क्या क्या बच्चों, कंसंट्रेशन दिया है 0.2 m और Ke का वैल्यू गिवन है एसिटिक एसिड के लिए कितना 1.8 10 to the power minus 5। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रूट अंडर के ए बाई सी। सर के ए क्यों लिया, क्योंकि एसिड के लिए एसिड है तो हमने क्या ए फॉर एसिड। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो के ए का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 1.8 10 to the power minus 5 डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू कितना है 0.2 m। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये जो मोलरिटी है ये कंसंट्रेशन टर्म है। अब यहां से देखिए ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, रूट अंडर 18 10 to the power minus 5। अच्छा, इससे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये बचेगा 9 into 10 to the power minus 5। अब बच्चों रूट आपको हटाना है, ठीक है, तो ये तो ठीक है, धीरे जाना है, बट ये कैसे हटेगा, ये पावर में सम संख्या होना जरूरी है, क्योंकि पावर को क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपन क्या करें, यहाँ ऊपर नीचे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो शायद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 9 into 10 to the power minus 5 into 10 by 10। ठीक, ये 10 ऊपर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 10 to the power minus 6 और ये 10 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 90 into 10 to the power 6। अब इसको इसके पावर क्या 1/2 तो कितना हो जाएगा 10 to the power minus 3 और 90 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट करेंगे तो 9.48 into 10 to the power minus 3। ये आ गया आपका अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, H प्लस निकालना है। H प्लस, तो H प्लस कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बताया, क्या होता है H प्लस कंसंट्रेशन, C अल्फा। ठीक है, या तो अगर अल्फा तो आपने पहले निकाल ही लिया है, तो यहाँ पे 0.2 into 9.5 10 to the power minus 3। इसको बच्चों आप 9.5 दे सकते हो, राउंड ऑफ करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.9 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर। ठीक है, उसको अब देखिए नोट डाउन करेंगे। ये कंसंट्रेशन है, तो ये हमारा वो स्मॉल डाइल्यूशन हुआ था और इस पे बेस्ड इसके एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन की हम चर्चा किए हैं, सेकेंड एप्लीकेशन की हम चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप घर पे ट्राई करेंगे।
find the degree of dissociation है concentration. Find the concentration of H plus ion. Find the concentration of H plus ions in 0.10 m acidic acid solution. ये आप घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो H प्लस इज इक्वल टू 1.341 10⁻³ मोल पर लीटर, ठीक है। अब सेकेंड बात करते हैं बच्चों, सेकेंड एप्लीकेशन का। दो एप्लीकेशन, सेकेंड जो एप्लीकेशन बच्चों उसमें हम रिलेशन बताएंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड equivalent conductance। ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आप 12th क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहां पे है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस पढ़ना। चलिए फिलहाल हम रिलेशन की बात करते हैं बच्चों। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट V dilution by equivalent conductance at infinite dilution। ये फॉर्मूला होता है, वहीं पे पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, चूंकि यहाँ एप्लीकेशन में है इसलिए मैं चर्चा कर लिया। तो यहां से बच्चों इसका मतलब क्या है, ये लैम्डा बी का मतलब है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट V dilution, और इसका मतलब है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक। तो ये अगर दोनों की वैल्यू पता है आपको तो यहां से अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब अल्फा निकल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने निकाला था फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू k/c। क्लियर है। तो यहां से k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर बाय c, अल्फा स्क्वायर c। तो यहां से आप k की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ वैल्यू गिवन है कि इतना डिसोसिएट हुआ 10% 5%, तो आप नीचे मिलेंगे 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा सी बाई 1 माइनस अल्फा। तो इस फॉर्मूला से आप किसको निकाल लेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहां से क्या लेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड और लास्ट एप्लीकेशन था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मिटा रहा हूं, क्वेश्चन, the equivalent conductance of 0.0128 m, sorry, and acetic acid solution at
25 डिग्री सेल्सियस is 14 ohm inverse equivalent inverse। ये दिया है बच्चों, ये आपका कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसमें दिया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना, 14 ओम इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। अब कह रहा है आपको, अच्छा दूसरा भी दिया है एंड at infinite dilution equivalent conductance each 391 ohm inverse equivalent inverse। Then find degree of dissociation, I mean alpha, and dissociation constant K of acetic acid, ठीक है मित्रों। तो दो वैल्यू आपको गिवन है, ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और एक डेल वी का वैल्यू ये है और डेल इनफाइनाइट का ये। तो यहां से ये बच्चों सी दिया है, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल इनफाइनाइट, वैल्यू पुट करेंगे 14 बाई 391, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका 0.0358, ठीक। अब आप निकालेंगे के की वैल्यू, ठीक है। तो अपने को ये बताने नहीं है कि कुछ मान कितना परसेंट डिसोसिएट हो चुका है, ठीक है। तो जब वो ना बताया हो, कुछ वैल्यू नहीं दिया हो कि कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, तो अपन क्या निकालेंगे, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, C की वैल्यू गिवन है 0.128, सॉरी 0.0 है, 0.0128 अल्फा की वैल्यू आपने अभी निकाला है, और ये काफी कम है, तो 0.0358 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसको जब ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो 128 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक। अब इसको जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगा इंटू 0.00128, ठीक। तो यहाँ पे 128 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 128 इंटू 1 2 3 4 5 10 टू दी पावर -5, ठीक है। 128 को क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा K इज इक्वल टू जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16384 इंटू 10 टू द पावर -9, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब बच्चों क्या है, ये बहुत कम पावर 10 टू द पावर -9 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट से 4 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे, तो ये पावर 4 क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6384 इंटू 10 टू द पावर -5, इसको राउंड ऑफ करेंगे आप, तो K इज इक्वल टू 1.64 10 टू द पावर -5, ठीक। तो ये हमारा पोस्ट-वॉल डाइल्यूशन लॉ का क्या था, एप्लीकेशन और उस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। तो आज हम यहीं पे अपने क्लास को संपन्न कर रहे हैं।
देखिए अगर आपको फायदा हो रहा है हमारे वीडियो से, हमारे लेक्चर से, मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जिस वीडियो की आवश्यकता है आपको, जिस चैप्टर में डाउट है, वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि फिर से मैं आपके लिए नया वीडियो बनाऊं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।